अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? कोई मेरी मैसेज में कंफर्म कर दे, एनीवन पर्सन। ओके, गॉट इट। अच्छा, किसी को मीनवाइल बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन करते हैं मैक्सिमम। तो मीनवाइल कल वाले लेक्चर्स के अबाउट किसी किस्म की कोई किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो, कोई क्यूरीज हो किसी की, तो प्लीज आस्क। कॉन्ट्रैक्ट अबाउट के हमने ऑफर पढ़ी थी, एक्सेप्टेंस पढ़ी थी, उसकी रेवोकेशन वगैरह पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ी थी। किसी को कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग हो? अच्छा, अनीस कह रहे हैं सर आई कैप की कौन सी अटेम्प्ट की बुक फॉलो होगी एग्जाम में? यही जो मैं आपको रीड आउट करवा रहा हूँ, ग्रुप में भी मैंने शेयर की हुई है। तो ये अपडेटेड जो बुक है, यही सिलेबस एक्चुअली आपका कंटेंट्स आपके जो सिलेबस के हैं पिफा के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीए। जो पिफा के सिलेबस हैं, कंटेंट्स ऑफ सिलेबस हैं, वो आपके कहीं ना कहीं से पूरे होने चाहिए। जिस तरह सेल ऑफ गुड्स का मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ाया था, बताया था कि जिसमें हम सिलेबस प्लान डिस्कस कर रहे थे, सेल ऑफ गुड्स इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस बुक। तो हम अलग से ये है कि आपको मैं शेयर कर दूंगा, वहां से हम पढ़ेंगे। इस तरह कोड का स्ट्रक्चर यहाँ से निगलेक्ट इन्होंने कर दिया है, लेकिन पिफा के सिलेबस में इंक्लूड है, सो वी हैव टू रीड आउट। तो हमने उसको पढ़ना है। इसी तरह कुछ नीचे हमारे पास कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह है, वो सिलेबस इसमें बुक का पार्ट नहीं है, वो भी हम एक्स्ट्रा अदर देन दैट बुक पढ़ेंगे हम। तो ये अपडेटेड जो बुक है वेबसाइट से, आप आई के की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हुई व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो ये अपडेटेड बुक ही है, यही आपने फॉलो कर। अच्छा चलें, मैं निदम मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बल्कि मीनवाइल अभी हम शेयर कर ही देते हैं। जी, ग्रुप में शेयर हो रही है मीनवाइल। अब मुझे बताएं कि किसी किस्म की कोई प्रीवियस लेक्चर के रिकॉर्डिंग के अबाउट किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग हो तो बताएं मुझे। जी जी, रना बारिया जी, जो आई की लेटेस्ट बुक है वही आप पढ़ें। जी, इतने हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कल वाले लेक्चर्स को। जी, कल हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हमने एसेंशियल्स कुछ हमने गो थ्रू की थी। एसेंशियल लाइक लीगल रिलेशनशिप होने चाहिए, कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, इन चीज़ों से फ्री कंसेंट हो, किसी किस्म का कोई दबाव ना हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट हमने बात की थी। अच्छा, कोड स्ट्रक्चर के लॉ, कोई और बुक ओल्ड बुक के पैटर्न या सिर्फ ये? नहीं नहीं, कोई ओल्ड बुक आपका कोई करने की जरूरत नहीं है। यही आप बुक फॉलो करें, इसमें सिलेबस आपका मैक्सिमम कवर हो रहा है। मैक्सिमम क्या, 99% तो आपका सिलेबस कवर हो रहा है। सिर्फ जो टॉपिक आपके कवर नहीं हो रहे वो मैं खुद आपको करवाऊंगा। बुक आप यही फॉलो करें, एक ही को फॉलो लेकर चलें, क्योंकि रिकमेंडेड बुक में भी आई कैप की बुक ही लिखी हुई है, पिफा की सिलेबस में भी। तो आप यही बुक को लेकर चलें अनीस जी। फिर लॉफुल हमने ऑब्जेक्ट के बाद बात की कि यार लॉफुल ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ ना हो, नेचर से परमिटेड ना हो, परमिट होना चाहिए, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ ना हो, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी लाइक दिस। जी नीस, एक्चुअली ओल्ड बुक में 27 चैप्टर्स थे, न्यू में अपडेटेड। तो अब ये देखें, मैं फिर वही कह रहा हूँ नीस, आपका सिलेबस कंटेंट जो है वो पूरे होने चाहिए, चैप्टर पे ना जाएं। चैप्टर उन्होंने कहीं पर मर्ज कर दिए हैं या 27 चैप्टर बना दिए, टॉपिक आपकी कवर होनी चाहिए। अपने सिलेबस कंटेंट्स को देखना है, ना कि चैप्टर्स को देखना है। चैप्टर में आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना, आपके सिलेबस कंटेंट्स के बिहाव पर आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपका कवर होना है। आगे इसी तरह नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड है, ये हमने कुछ पढ़ी थी एसेंशियल्स। इसी तरह सर्टेनिटी की हमने बात की थी कुछ, ये जो इवेंट हो आपका सर्टन होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की हमने बात की। स्टूडेंट जस्ट अ सेकंड, एक मिनट होल्ड कीजिए।
जी स्टूडेंट्स, आगे हमने बात की थी पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस जो आपकी पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड कर रही है, कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, उसका इवेंट का पॉसिबल परफॉर्मेंस का पॉसिबल होना कम्प्लीमेंट्री है। इस तरह कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज थी कि लीगल फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी होनी चाहिए। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हमने बातें की थी, कुछ इन्फोर्सिबिलिटी के हिसाब से थे, कुछ उसकी अपनी फॉर्मेशन के हिसाब से थे, एंड कुछ उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से थे। फॉर्मेशन के हिसाब से हमने कुछ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात की थी। इन्फोर्सिबिलिटी की हमने बात जहां तक की कि यार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वाइड एग्रीमेंट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ याद रखने के लिए याद रखें कि फ्री कंसेंट के बिहाफ पर जो है ना वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैसे क्रिएट होते हैं नॉर्मली, कि वाइल परफॉर्मिंग द जो कॉन्ट्रैक्ट है, वाइल बिकमिंग द कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम वैलिड भी हो सकता है, बाद में वो आपका वाइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है। इसी तरह आपकी जो परफॉर्मेंस है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, कि जो हो चुका हो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और जो इन प्रोसेस में हो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की दो हमने मजीद पढ़ी थी, यूनिलेटरल और बायलैटरल। यूनिलेटरल जिसके बिहाफ में एक पर्सन अपनी परफॉर्मेंस दे चुका हो, दूसरा पर्सन की अभी रहती हो, दैट इज यूनिलेटरल, एंड जहां पर दोनों की रहती हो तो बायलैटरल। फिर हमने कुछ ऑफर की हमने बातें पूछी थी कि ऑफर की फिर हमने पढ़ी थी कोई डेफिनेशन, रेवोकेशन ऑफ ऑफर की पढ़ी थी, एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड ऑफर हमने पढ़ी थी कि ऑफर कब कब वैलिड किस किस फॉर्म में होती है। ये हमने सारी चीज़ें उसकी पढ़ी। नेगेटिव कन्फर्मेशन नहीं होनी चाहिए, इनविटेशन टू ऑफर नहीं होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ ऑफर की फिर हमने बात की थी, स्पेसिफिक, जनरल, क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट ऑन हमने फिर लैप्स ऑन ऑफर की बात की कि ऑफर कब कब लैप्स हो सकती है, चाहे रेवोकेशन, नॉन एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, काउंटर ऑफर, लैप्स ऑफ द टाइम अगर हो जाता है, डेथ और इंसैनिटी ऑफ द रेलेवेंट पर्सन। इसी तरह हमने एक्सेप्टेंस की हमने बातें की, एसेंशियल द वैलिड एक्सेप्टेंस। फिर हमने रेवोकेशंस की कम्युनिकेशंस के बारे में बात की, अवेयरनेस ऑफ द प्रपोजल, रेफर, बिफोर लैप्स ऑन ऑफर के कब कब हमारी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, एक्सेप्टेंस के केस में कब होगी और ऑफर के केस में कब होगी। और इस चैप्टर में टोटली मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बड़ा टिपिकल सा ना क्वेश्चन हर काफी अटेम्प्ट में आ भी चुका है कि यार कम्युनिकेशन की कब कोई भी केस आपको दे दिया जाता है तो टाइम ऑफ रेवोकेशन बताया जाता है कि यार कब कब कैसे कैसे कंप्लीट होती है आपकी, एक्सेप्टेंस के केस में कब होगी और उसके केस में कब होगी आपकी। तो कम्युनिकेशन ऑफ द रेवोकेशन में भी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं कि अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट और अगेंस्ट द पर्सन इज होम इट इज मेड, तो दोनों में आपकी डिपेंड कर रही होती है। जहां तक किसी स्टूडेंट को कोई किसी किस्म का कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क, ताकि हम ये कि नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन। जी किसी का कोई कंफ्यूजिंग, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है रिगार्डिंग फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर? जी सबको क्लियर है? जी बारिया, इजा, आज किन की फर्स्ट क्लास है, किन किन स्टूडेंट्स की इनका फर्स्ट डे है? ऑब्जेक्टिव क्या फवाद आप कैसे कह रहे हैं? देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही छोड़े जाते हैं कि ताकि ऑब्जेक्टिव उसमें ना आप कवर कर सकें ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस को। एमसीक्यूज बेसिस होते हैं, वो आपके चैप्टर में से ही बने होते हैं और यहाँ पर सामने सॉल्यूशन भी दिया जाए, आप खुद से करेंगे तो परफॉर्म ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन पूछें, एक दो क्वेश्चन पूछने के अब यही होता है कि आप लोगों ने देखकर बता देने होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में यही एक छोटा सा ड्रॉबैक होता है। चलें फवाद, आप ही को मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप ही मुझे बताएं जरा कि फवाद आपको आवाज आ रही है?
वॉइस पे है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? एक्चुअली ड्यू टू टेक्निकल एरर। चलें हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके। नाउ हम मूव करते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। हमारा कोर्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट है वो अभी अब आता है। आज हमने चैप्टर का स्टार्ट करना हुआ था लॉफुल कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट्स एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। लॉफुल कंसीडरेशन देखें, अभी हम एसेंशियल्स पढ़कर आए हैं, एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर थ्री subjects are also the part of essentials of the valid contract कि lawful consideration होनी चाहिए, objects आपका lawful होना चाहिए और capacity of the parties भी होनी चाहिए to perform the contract, to perform the obligation। तीनों के हम और पढ़ेंगे कि यार कंसिडरेशन क्या चीज होती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है और कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज हम पढ़ेंगे इसमें। कंसिडरेशन सबसे पहला हमारे पास है कि कंसिडरेशन के डेफिनेशन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। जिस तरह हमने एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़े थे, इसी तरह एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कंसिडरेशन भी होती है कि कंसिडरेशन किस किस फॉर्म में होनी चाहिए, किस किस तरह वैलिड आपकी होंगी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन की हद तक आते हैं। डेफिनेशन में बार बार कहूंगा जहां पर सेक्शन की वर्डिंग लिखी हो वो आप लोगों ने क्रैम कर लें, इससे बेहतर मेरी तो कम से कम अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लॉ की एक अपनी वर्डिंग होती है। इज, एम, आर, कॉमास की इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ भी दिया होता है उसकी अपनी एक वर्डिंग होती है। तो कंसिडरेशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
सेक्शन 2D के मुताबिक कहता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजार, प्रोमिजार जो ऑफर कर रहा होता है, जिसने प्रॉमिस करना होता है, जो अपनी डिजायर शो करता है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अनदर पर्सन, मीन टू एक्सेप्टर की, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजार, प्रोमिजी जिसके लिए प्रॉमिस बनाया गया था, और एनी अदर पर्सन हु हैव डन, और एनी अदर पर्सन का यहाँ पर इसलिए लिया गया है कि यार उसका कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। Who has done or abstained from doing, ये हम पहले ही हम डेफिनेशन पढ़ चुके होते हैं कि यार कोई काम करने या किसी काम को मना करने के लिए, एंड डज और abstains from doing, करने की या करने के, और promises to do or to abstain from doing something act, such act or abstinence or promise is called a consideration of the promise. When at the desire of the promisor, in short promisor के desire पर, और promiser या किसी दूसरा person जो के काम कर चुका, मीन टू से दैट वो अपना परफॉर्मेंस दे चुका हो या कार्य कर चुका हो या अभी करता हो, फ्रॉम डूइंग करने से कर रहा हो, और promises to do or abstain from doing something act, such act और abstinence जो वो एक्ट करेगा, abstinence या promise, उसको क्या हम कहेंगे, consideration to the promise. For example, मैंने ये कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ इस डेट को मेरी तरफ से सामान आपको डिलीवर हो जाएगा एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ पीओ, परचेज ऑर्डर। अब वो क्या कहता है, वो उसका ऑर्डर पूरा कर देता है। अब वो उसके लिए क्या होगी, प्रॉमिस की के अगेंस्ट में उसने अपनी कंसीडरेशन शो की है, यार या तो उसको सामान वो दे देता है, या उसके अगेंस्ट में उसको रुपीस के कन्वर्जन की तरफ मिलती है। तो वो उस केस के लिए दोनों के आपस में क्या है, कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन समझने कि एक पर्सन की तरफ से दूसरे पर्सन को जो चीज इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर हो रही होती है। तो व्हेन अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट प्रॉमिसेस टू डू समथिंग, व्हेन अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट प्रॉमिसेस टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए प्रॉमिस करती, ही मस्ट गेट समथिंग टू रिटर्न, ऑब्वियसली उसको रिटर्न में भी कुछ ना कुछ मिलता है। तो दिस समथिंग इन रिटर्न, जो रिटर्न में उसको मिलता है वो कंसीडरेशन होती है। The analysis of the above definition reveals that a consideration may be the value by which promise is bought. Consideration may be the following. किस फॉर्म में है, कोई भी act or doing something, abstinence or forbearance, abstinence or refraining from doing something, or promise in return of another promise. नीचे हम एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं। मिनट से एक से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बायोमेट्रिक आपकी फिंगर अबाउट होगी होगी ना, इस वजह से कर रहा होगा, तो फिंगर लगाए ना। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, लेक्चर में हूँ एक्चुअली ना, मैं मीटिंग में, लेक्चर में हूँ, मीटिंग में हूँ, तो मैं कॉल करता हूँ। हाँ ओके ओके। जी स्टूडेंट्स, आजम promises बाबर टू गारंटी पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर द गुड्स which बाबर सेल्स ऑन क्रेडिट टू मिसबा, क्रेडिट पे मिसबा को देते हैं। हर सेलिंग ऑफ गुड्स बाय द बाबर टू मिसबा ऑन क्रेडिट टू अ कंसीडरेशन फॉर आजम्स प्रॉमिस। और दूसरी तरफ के लिए क्या होगा, उसका एक प्रॉमिस जो है क्रेडिट पे दिया हुआ है, उसके लिए जो पेमेंट उसको मिलेगी वो उसके लिए कंसीडरेशन। एसेंशियल, अब हम आते हैं एसेंशियल ऑफ द कंसीडरेशन आर शोन बिलो। एसेंशियल्स कौन सी हैं अब हमारे पास? अच्छा बात पूछ रहे हैं सर, प्रॉमिस को ही कंसीडरेशन कहेंगे? नहीं नहीं, प्रॉमिस को हम कंसीडरेशन नहीं कहेंगे। प्रॉमिस में जो आपको एक दूसरे को रिटर्न में जो चीजें मिल रही होती हैं उसको हम कंसीडरेशन कहते हैं। प्रॉमिस तो उस चीज को पूरा करने के लिए हम करते हैं कि यार मैंने प्रॉमिस किया आपको ये चीज मैं डिलीवर कर दूंगा। ये चीज डिलीवर का मतलब जो लिया जा रहा है, डिलीवर जो चीज आप कर रहे हो, दैट इज द कंसीडरेशन जो रिटर्न में आपको मिल रही है।
इन शॉर्ट न्यूटन का जो बचपन में हम लॉ पढ़ा होता है ना, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो एक्शन है ये रिएक्शन के लिए क्या होगा, कंसिडरेशन होगा, और रिएक्शन के लिए क्या होगा, और एक्शन के लिए क्या होगा, वो रिएक्शन होगा। इन शॉर्ट रिटर्न में जो चीज मिल रही थी दैट इज अ कंसिडरेशन अमंग देम। तो एसेंशियल्स की हम बात करेंगे तो एसेंशियल्स कहते हैं, एक तो है कि डिजायर ऑफ द प्रोमिस, प्रोमिसदार के डिजायर क्रिएट हो, मूव हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, कोई पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा हो कि पहले से परफॉर्मेंस की हुई है तो क्रेडिट पे है वो पास्ट परफॉर्मेंस हो जाएगी, आपकी प्रेजेंट भी हो सकती है कैश ऑन डिलीवरी लाइक दैट, और फ्यूचर की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, और रियल बेसिस भी होने चाहिए, फिक्टिशियस बेसिस, ये हवाई घोड़ों पे हमने कर दिया ठीक है। फिर क्या होगा, समथिंग व्हिच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, कि पहले से उसको बाउंड ना किया गया, ये हम मजीद हम एलैबोरेट करते हैं, ये थोड़ा सा ब्लर हुआ है तो दैट्स व्हाई। और एक है लॉफुल कंसीडरेशन हो चाहिए कि लॉ में उसको डिनाई ना किया। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ थोड़ा चलते हैं। सबसे पहले बात की गई कि डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये नाम से ही जाहिर है कि प्रोमिसर की डिजायर पर उसको क्रिएट किया गया हो, कि एन एक्ट और एब्सटेंस ऑफ द प्रॉमिस constituting consideration must have been done or made at the desire and request of the promisor, उसकी रिक्वेस्ट पर या डिजायर हो। जिसमें हमने ऑफर कहा था कि ऑफर की तरफ से ऑफर होनी चाहिए, इनविटेशन टू द ऑफर नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी डिजायर भी हो और रिक्वेस्ट टू द मतलब कि उसकी रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर की बेसिस पे हो, ना कि दूसरे बंदे को कि आप मुझे ऑफर करो, नहीं। कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, डिजायर एट द प्रोमिसर के बिहाफ पर, जो अगला पर्सन मतलब कि अपनी डिजायर करो कि नहीं यार मुझे ये कंसिडरेशन चाहिए। Thus an act done at the desire of the third party, अगर कोई एक्ट किया हुआ है कि थर्ड पार्टी के बिहाफ पर और विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो वो क्या होगा, वो कंसिडरेशन की वैलिड कंसिडरेशन के पार्ट नहीं बनेगा। लाइक हमने बात की कि अदील सेव्स अरसलान, Adil saves Arslan's good from the from fire without being asked to do so. Adil saves Arslan's goods from fire. वो फायर से उसको बचाता है बगैर उसे पूछे कि, तो Adil cannot demand the payment for the services because उसकी डिजायर पे है ही नहीं, तो वो कैसे डिमांड करेगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो कंसिडरेशन के अबाउट, किसी किस्म की किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज। ओके आपको क्लियर है। चलें हम नेक्स्ट वन चलते हैं। आगे बात की गई है मूव और फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, ये एक पर्सन से इन शॉर्ट दूसरे पर्सन के लिए हो, कि प्रोमिस करने के लिए फ्रॉम प्रोमिस और एनी अदर पर्सन से मूव होनी चाहिए। इट इन रिटर्न कंसिडरेशन में भी ये प्रोमिस की तरफ से भी हो सकते हैं, हिमसेल्फ और बाय अनदर पर्सन, इवन बाय द स्ट्रेंजर की तरफ से भी हो सकती है। लाइक हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि आरिफ ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर हुमैरा with the direction that Humaira should pay Numan annuity. On the same day, Humaira executed a deed in writing in a favor of Numan and agreed thereby to pay the annuity. Later, Humaira refused to pay the annuity, इनकार कर देती है, on the plea that no consideration had moved from Numan. Here, Numan is entitled to maintain suit. उसका हक रखता है कि सूट करने के, बिकॉज कंसिडरेशन नॉट नेसेसरली मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, इट मे मूव फ्रॉम द अनदर पर्सन बाय आरएफ इन दिस केस। नाउ हम थर्ड वन पढ़ते हैं। कंसिडरेशन में भी पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। ये मैंने आपको बताया कि पास्ट के पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आपने क्रेडिट पे कोई चीज दी हुई है, तो ये फ्यूचर भी बन सकता है और पास्ट भी बन सकता है। और प्रेजेंट जैसे लाइक कैश ऑन डिलीवरी है, इसमें अब आते हैं द कंसिडरेशन में बी पास्ट डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ये डेफिनेशन उन्होंने वर्ड उठाए हुए हैं।
और फ्यूचर क्या है, प्रोमिसेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। यही हमने डेफिनेशन में हमने पढ़े थे, अभी पढ़कर आए हैं। ये देखिए तीनों चीजें कवर हो रही है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। The consideration which has moved before the formation of agreement is said to be past consideration. जो पहले से हो चुकी हो एग्रीमेंट बनने से पहले, तो वो क्या होगा आपका पास्ट कंसिडरेशन, और जो साइमल्टेनियसली हो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन, और जो बाद में हो वो फ्यूचर कंसिडरेशन। असलम रेंडर सम, ये तीनों की उन्होंने एग्जांपल दिया, मैं सेकंड वन डिलीवर कर देता हूँ, बल्कि थर्ड वन हम पढ़ते हैं कि अख्तर promises to deliver certain goods to Shoaib after 5 days and Shoaib promises to pay the after 5 days from the date of the delivery. Consideration in this case is the future consideration. Now I'm getting consideration to have some value. उसकी value किसी form में होनी चाहिए. There is no requirement for the adequacy of the consideration, but it should have some value. Therefore should be something. जी 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 अशर, आपका कोई क्वेश्चन है? मुझे पता था, मैं बोलता। यहाँ पर हम बात करें कि एडिक्वेसी ऑफ द जो कंसिडरेशन है, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इट शुड हैव सम वैल्यू, लॉ कहता है। लाइक इन रिटर्न और समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट नेसेसरली बी इक्वल इन वैल्यू टू बी गिवन। वो कहता है कि अगर यार उसकी वैल्यू होगी ना, तो उसके रिटर्न में या उसकी इक्वलेंट को अंडरस्टैंड करना ज्यादा इजी भी हो जाएगा। जैसे कहते हैं यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ना ये बिल्डिंग है, ये लैपटॉप है, या ये फॉर्म है, या ये है, ये घड़ी है मेरे पास, ये ले जाओ, तो उसके कंसिडरेशन में वो कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उसको हम कर सकते हैं। अच्छा देखें फवाद, उर्दू में साथ में इसलिए एग्जांपल कोड करूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। करनी तो आपने इंग्लिश में ही है ना, कोशिश करें। उर्दू में तो वैसे भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट करना जो है ना फायदा कुछ नहीं है, लेकिन जो एग्जांपल मैं कोड कर रहा हूँ उन चीजों को फोकस किया करें और हेडिंग्स को फोकस किया करें। बाकी इंग्लिश जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कोशिश कीजिएगा। समझने में आसानी तो होती है, जो मैं एग्जांपल कोड कर रहा हूँ उनको अंडरस्टैंड किया करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब आप पढ़ें, ट्रांसलेट करें, पढ़ें जब इस लाइन बाय लाइन को, तो आपको इजी हो। ट्रांसलेट तो गूगल पे भी डालेंगे तो फौरन उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई आ जाएगी, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी की तो उसके पीछे एक बैकएंड पे कांसेप्ट होता है, वो अंडरस्टैंड किया करें साहब। चलें आगे। एग्जांपल करते हैं कि अदील विद हिज फ्री कंसेंट, अपनी आजादाना रजीमंदी से, कहते हैं ना बिल्कुल किसी क्वेश्चन के दरमियान में नहीं होता, एग्रीज टू सेल हिज कार वर्थ फॉर रुपीज 3 मिलियन, 3 मिलियन को फॉर रुपीज 1 मिलियन टू साइमा। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। क्यों? उसकी सम कुछ वैल्यू भी होनी चाहिए। डेफिनेशन जो मुश्किल होती है ना फवाद, देखें डेफिनेशन की उर्दू करेंगे ना तो अजीब सी उर्दू लिखी हुई आ जाएगी जब आप लिखेंगे। तो इस वजह से मैं कंसेप्ट को ले रहा हूँ कि यार कंटेंट्स जो है ना उसके वो पूरे हों, और कंसेप्ट जो है वो आपको डेफिनेशन को मैं क्लियर कर रहा होता हूँ। जैसे मैंने कंसिडरेशन किया अभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट की मैंने बात की, तो डेफिनेशन में भी यही दिया है कि मतलब कि हो चुका हो, डन, डूइंग एंड डज। ऑब्वियसली डू, डिड, डन, डन होता है ना, तो ये दोनों तीनों चीजें एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो टेंसेस कभी आपने पढ़े हो, तो कम से कम आप, मैं स्टेज पे बैठ के टेंसेस तो नहीं रिवाइज करूंगा, टेंसेस तो कम से कम आप लोगों को आने चाहिए। तो ये चीजें जो कंसेप्ट होती हैं वो आपके डेफिनेशन का पार्ट जो होती है वो आसानी होती है याद करने, क्रैम करने में उसको। तो ट्रांसलेशन पे ना जाया करें, कंसेप्ट पे जाया करें कुछ चीजों के। समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू सो, समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड, पहले से वो जो बाउंड ना हो। तो इन शॉर्ट सी बात है, जिस जिसका मैं बाउंड ही नहीं हूँ, जो चीज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं थी, मैं क्यों दूं, वो कंसिडरेशन नहीं बनेगी। द कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर, जो कि प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड, वो बाउंड पहले से ना हो टू डू, करने का, बिकॉज अ प्रॉमिस टू डू। व्हाट अ प्रोमिसर, क्या है जो कि प्रोमिसर जिसके लिए बाउंड किया गया है, एड्स नथिंग, वो खुद से वो बाउंड नहीं कर सकता विद, जब तक वो खुद की विश ना हो या एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ना हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट ना हो।
टू द एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। लाइक हम एग्जांपल कट कर लेते हैं कि हामिद वाज समन्ड टू गिव एविडेंस। सुमन जो लफ्ज होता है हम लॉ के अंदर कहते हैं नोटिस को, कि यार उसको सुमन भेज दिया, नोटिस भेज दिया हमने, इसका मीन टू गिव एविडेंस इन अ कोर्ट वेयर साजिद वाज इन लिटिगेशन। साजिद promised to pay a certain amount to Hamid for giving the evidence. एविडेंस देने के लिए उसको certain amount करता है। Later साजिद refused to pay. हामिद क्या कर देता, sue कर देता है and failed. Held the consideration was not valid as it was Hamid's duty to give the evidence. क्योंकि वो हामिद की ड्यूटी थी, उसके लिए बाउंड नहीं था, सो इसने वो उसकी वैलिड कंसिडरेशन भी नहीं होगी। लिटिगेशन मीन्स होता है कि लॉ को हम कहते हैं कि वाज इन लिटिगेशन, या लिटिगेशन सूट कर दिया। लीगल बाउंडिंग जो हम कहते हैं कि यार कोर्ट में लिटिगेशन केस चलने को कहते हैं ना कि यार इस पर लिटिगेशन होगी, तो उसको हम लॉ को कहते हैं कि यार लॉ के मुताबिक जो केस चल रहा है उसको हम लिटिगेशन कहते हैं। लिटिगेशन इज प्रोसेस, कि यार केस इज इन प्रोसेस। नेक्स्ट ऑन हम मूव ऑन करते हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। इन शॉर्ट रियल होनी चाहिए, इलस्ट्रेटरी ना होनी, स्पेसिफिक टू द पर्पस, रियलिटी बेसिस पे होनी चाहिए। इलस्ट्रेटरी ना हो कि हाँ भी इलस्ट्रेटरी बेसिस पे हाँ भाई कहानियां घटी जाए। कहता आजम जैसे इंगेजेस बाबर टू वर्क एज एन अकाउंटेंट इन हिज ऑफिस एंड प्रॉमिस टू मेक हिम हैप्पी, कि यार मैं आपको खुश रखूंगा, मेरे लिए ये काम कर दो। तो क्या है, द प्रॉमिस इज नॉट इनफोर्सेबल बिकॉज द कंसिडरेशन इज नॉट रियल बट एलिजिबल। इसकी कोई दूसरी एग्जांपल मुझे कोड कर सकता है कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, लेकिन जिससे पूछूं सिर्फ वही बताया मुझे। जी बिलाल, कोई इसकी देखो नीचे नहीं देखना है कि इनके अलावा ही मुझे एग्जांपल रटी हुई है जो बुक में लिखी हुई है, उनसे हटके कोई मुझे दीजिएगा। जी बिलाल, आपको आवाज आ रही है? Anyone can give example? अच्छा, किसी के पास नहीं है। देखें बहुत सारे इसमें एग्जांपल भी दे दे कि यार मैं आपको खुश रखूंगा इसलिए मेरे नाल काम कर दो। इस तरह की इलेजरी नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक टू द पर्पस हो कि हाँ बिल्कुल रियलिटी बेसिस पे हो। इस मैं आपको ना खाना खिलाऊंगा, ये काम कर दो। तो लॉ में ये जो चीजें वगैरह होती है ना, तो वो नहीं होती कि यार ये कर दो तो मैं ये खिला दूंगा, ये कर दो तो ये कर दूंगा। नेवर, मस्ट बी इन रियल। अच्छा मैं आपको टॉफी दूंगा अगर, अच्छा टॉफी, टॉफी से हर कोई वैसे मान जाता है, लेकिन टॉफी वैसे में कंसिडरेशन भी होती है बड़े कामों में। अच्छा चलें हम नेक्स्ट ऑन करते हैं। handicapped another person promised to make him normal again from with magic। हाँ that's a good example, brilliant example है कि यार मैजिशियन वगैरह के थ्रू क्या मैं आपको जादू दिखाऊंगा, आप ये काम कर दो। एनीवेज नेक्स्ट होने के लॉफुल। लॉफुल का हम पहले पढ़ चुके कि यार कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों लॉफुल होने चाहिए, अनलॉफुल ना हो कि अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी हो। कि आजम प्रोमिसेस पावर टू पे 100,000 टू बीट सरफराज, के यार सरफराज को बीट करने के मैं आपको 1 लाख दूंगा। बाबर बीट सरफराज एंड क्लेम्स 100,000। आजम रिफ्यूज कर देते हैं, उसके केस में आप कोर्ट में नहीं जा सकते बिकॉज कंसिडरेशन ही आपकी क्या है, अनलॉफुल थी। अब है कुछ एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। Can agreement without consideration is void except under the following cases। इन केसेस के अलावा हमने पढ़ी है कि यार एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि लॉफुल कंसिडरेशन होना कंप्लीमेंट्री है, लेकिन मैंने वहां पर भी कहा था कि एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। इन चारों अकाउंट्स के अलावा जो हैं आपके
वो आपकी कंसिडरेशन जो कि विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट बिकम्स वाइड होगा। वो क्या है? agreements made on account of the natural love and affection without consideration will be valid if it is expressed in writing। like अगर हम शादी की बात हम कर लें, without consideration will be valid होंगे, it is अगर वो writing में किया हो, like निकाहनामा रजिस्टर्ड अंडर द लॉ होनी चाहिए, हम निकाहनामा रजिस्टर्ड करते हैं, मेड ऑन अकाउंट ऑफ द नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेसिस पे होना चाहिए, बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, पार्टीज के में नियर रिलेशनशिप भी डेवलप होना चाहिए आपका। किसी को इस चीज के अबाउट में कोई डाउट हो, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। सबको क्लियर है? नीचे एग्जांपल कोड की कि आजम फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज सन Babar 10,000. Azam put his promise to Babar into writing and registered it. This is a valid contract because ये उसमें नेचर वो सारी कंडीशन जो ऊपर वाली है वो हमारे पास फुलफिल हो रही है। आगे आ जाता है प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। वॉलंटरली होता है खुद से, वो कहते हैं ना अपनी मर्जी के साथ, voluntarily services compensate करे, promise to compensate past voluntarily services। such promise made without consideration invalid। ये तो हमने चीजें कि अब such promises made without consideration is valid if it is a promise to compensate, अगर उसको compensate के तौर पर promise किया जाए and the person who is to be compensated has already done something voluntarily, बिल्कुल आजादाना के तौर पर ना खुद से मर्जी से has done something which the promisor was legally bound to do so। like जिस फॉर्म में हम कुछ compensation हम जिस तरह दे देते हैं उस केस में हमने बात की है कि voluntarily सर्विसेज के खुद से हमने सर्विसेज दे दिया, अगर उसका दिल चाहता तो कंपनसेट कर देते हैं, अदरवाइज नहीं करते, वो बाउंड नहीं होते। तो हमने क्या कहा कि अमीर फाइंड्स बुशरा's पर्स एंड गिव इट इज टू हर। बुशरा promises to give अमीर 5,000। नाउ द प्रॉमिस ऑफ द बुशरा इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? प्रॉमिस टू कंपनसेट किया और ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरली, खुद से उसने किया, अदरवाइज उसका कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड होता है कि यार जिस टाइम बार्ड का मतलब समझ लो आप बैड डेट का कुछ अकाउंट्स के बारे में नाम सुनोगे यार, जिसके लिए एक टाइम होता है, लिमिटेड टाइम दिया होता है कि इसके ड्यूरेशन के अंदर अंदर वो देने, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा, टाइम लैप्स हो जाएगा, कि मतलब कि टाइम पीरियड उसका गुजर जाएगा, तो टाइम बार्ड हो जाता है कि यार उसके बाद उसका कुछ फायदा नहीं। तो मतलब क्या समझ लो कि बार्ड का मतलब होता है बस दफना दिया, कब्र में दफना दिया, मिट्टी के नीचे दफना दिया, अब वो निकल नहीं सकता, गड़े मोटे मर जाए, तो टाइम बार्ड हो मतलब टाइम उसका गुजर चुका है। तो प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट इज इनफोर्सेबल। कब होगा इनफोर्सेबल? इफ इट इज मेड इन राइटिंग, इट इज असाइन्ड बाय द डेटर ऑन हिज एजेंट, और या एजेंट का मेड इन राइटिंग, सिंपल इज दैट, राइटिंग में हो, या साइंड बाय द डेटर। डेटर कहते हैं रिसीवेबल को, मतलब कि जिससे हमने पैसा लेना हो। फॉर एग्जांपल ए ने बी से पैसे लिए कुछ, ए ने बी से पैसे लिए कुछ, तो बी क्या होगा? डेटर होगा, और हिज एजेंट। इट रिलेट्स टू अ डेट, डेट कहते हैं जो कर्जे को कहते हैं, विच कुड नॉट बी इन्फोर्स्ड, नहीं इन्फोर्स किया जा सकता बाय अ क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है देने वाले को, और लेने वाला, सॉरी क्रेडिटर होता है लेने वाला, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन, कि लॉ ने कहीं पर लिमिट लगा दी है कि यार लॉ में कह दिया कि ये नहीं ले सकते, लॉ ने एक रिस्ट्रिक्शन कर दी, तो वो क्या हो, डेट उससे रिलेट हो जो कुड नॉट बी इन्फोर्सेबल, लॉ की तरफ से वो क्या हो, इन्फोर्सेबल ना हो। नीचे हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं कि अदील ओज ऑफ ₹1,000 टू काशिफ। और का मतलब होता है लेना, उधार लेना, IOU कहते हैं कि मैंने आपको देनी है, टू काशिफ, बट द डेट हैज बिकम, क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया। Adil signs a written promise to pay Kashif 900 of this time barred debt. It is a valid contract. Simple is that. क्या हो, रिटर्न में था,
साइंड बाय द डेटर था और इसके या तो एजेंट ने किया होगा या फिर क्या हो गया, क्या हो, डेट हो जो कि कुड नॉट बी इन्फोर्स, वो नहीं हो सका था इन्फोर्स बाय क्रेडिटर बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन ने लगा दी। लॉ की लिमिटेशन क्या है, टाइम बार्ड। गिफ्ट है, गिफ्ट की विदाउट कंसिडरेशन होती है, जाहिर बात है कि गिफ्ट विच आर एक्सेप्टेड बाय द डोनी आर कॉल्ड द कंप्लीटेड गिफ्ट और आर वैलिड। Arif transferred some property to Hasib by a duly written or registered deed as a gift. This is a valid contract even though no consideration was given by Hasib. तो गिफ्ट क्या होता है ये, आगे हम पढ़ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अ कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कि एजेंसी की सूरत में कंसिडरेशन क्या है, नेसेसरी नहीं है। वो क्या है, अरसलान प्रोमिसेस टू सेल फैसल्स हाउस, फैसल का हाउस प्रॉमिस करता है पे करने के लिए ऑन हिज बिहाफ। एन एग्रीमेंट बिटवीन अरसलान एंड फैसल इज अ वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये नेक्स्ट हम चैप्टर भी पढ़ेंगे, वैसे उसमें हमें ज्यादा क्लियर होगा कि बेलमेंट में कौन से चैप्टर होते हैं। कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ग्रेचुअर्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होते हैं कि आज जहीब lends a laptop to Imran to prepare assignment without any charge. This is a valid contract. Simple is that इसमें कंसिडरेशन कोई नहीं पे की गई, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। नेक्स्ट वन है कि हमारे पास चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन। चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन की बात की कि वेयर आर प्रोमिसेस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोमिसेस मेक कमिटमेंट्स चेंजेस हिज पोजीशन टू द डेट्रीमेंट। चैरिटेबल जैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह हम पे करते हैं, सब्सक्राइब वगैरह हम करते हैं चैरिटेबल की, एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं कि हसनैन प्रॉमिस टू सब्सक्राइब 5000 टू अ फंड स्टार्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी डे। Hasnan promised to subscribe 5,000 to a fund started for the construction of community hall. A contractor was interested with the construction, which now is in process. Hasnan is liable to pay the amount. Liable मतलब कि responsible है to pay the amount. इस तरह ज़ारा ने promise किया to subscribe the 5,000 to a fund started for the rebuilding, एक मस्जिद को बनाने के लिए, लेकिन no step. But no steps had been taken to carry out the repairs. Either held, Zahra was not liable to pay any amount. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी समझ नहीं आया। देखिए मजीद हम नीचे ना चैप्टर एक पूरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को, उसमें मजीद हम पढ़ेंगे। इन शॉर्ट इसमें ये कहते हैं कि यार एक बंदे ने, नेसेसरी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में ना कंसिडरेशन। कैसे, अरसलान ने प्रॉमिस किया था टू सेल फैसल, फैसल का जो हाउस है ऑन इस बिहाफ, फैसल के बिहाफ पर अरसलान ने प्रॉमिस किया कि यार फैसल का घर मैं सेल आउट कर दूंगा। तो एग्रीमेंट बिटवीन क्या है, अरसलान एंड फैसल इज अ वैलिड है, कोई कंसिडरेशन दोनों के दरमियान में नहीं की गई। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कमिटमेंट की कि सी का जो घर है, सी का जो घर है ऑन बिहाफ ऑफ बी मैं सेल कर दूंगा। थोड़ा सा मजीद हम लैबोरेट कर लेते हैं। लाइक देखें 3 पर्सन हैं, एक बी है एंड सी है। अब क्या किया, बी ने प्रॉमिस किया किसके साथ, बी के साथ। घर किसका होगा, हाउस ऑफ सी का। लेकिन ए
promise with B on behalf of C. A ने B के साथ प्रॉमिस किया कि मैं C का घर सेल करूंगा B के बिहाफ पर। तो C का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? A। तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो इसके दरमियान में क्या हुआ? कोई कंसिडरेशन नहीं हुई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका बन गया हो। यहां तक अब क्लियर हुआ है आपको? जी जा, ओके, दैट्स गुड। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, या अगर हम एजेंसी को ही थोड़ा सा रिलेट करें कि यार गारंटी नाम से ही जाहिर है कि ए और बी अगर दोनों आपस में नहीं जाते तो थर्ड पर्सन एक आकर बी की किसी भी एक पर्सन की गारंटी देते हैं कि नहीं यार आप इसको लोन देते हो, मैं गारंटी देता हूँ, कल को अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो आई विल पे। तो इसके लिए हमें क्या कंसिडरेशन कोई पे नहीं होती, जस्ट वो गारंटी दे रहा होता है। हाँ, एट सम टाइम गारंटी के हम पैसे भी ले रहे होते हैं, जिस तरह बैंक है, एक गारंटी जब आपके दरमियान में मीडियम होता है, कुछ क्रेडिटर्स डेटर्स के दरमियान में कुछ कमिटमेंट्स में, तो बैंक एज अ गारंटी बनता है, तो बैंक उसका कमीशन देता है। कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज अ सफिशिएंट। अच्छा मोहम्मद, हमने ना एक यहाँ पर हमने बात की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन ही चाहिए थे, लेकिन बी और सी के दरमियान में तो कोई कंसिडरेशन नहीं हुई ना। बी के बिहाफ पर हमने सी को घर सेल किया, ए जो कर रहा है बी के बिहाफ पर सी के कर रहा है, तो बी और सी के दरमियान में नहीं हुई, वो ए और सी के दरमियान में हुई है। जी हाँ, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहता है कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर। डेटर का आई थिंक आपको पता लग गया होगा, प्रिंसिपल डेटर देने वाला दिस सफिशिएंट फॉर द श्योरिटी एंड इट इज नॉट नेसेसरली इन रिजल्ट इन सम ऑफ द बेनिफिट टू द श्योरिटी हिमसेल्फ। एग्जांपल भी है कि बाबर रिक्वेस्ट अरसलान टू सेल द एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। अरसलान एग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड अदील will guarantee the payment of the price of the goods. अदील प्रॉमिस करता है टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ अरसलान के प्रॉमिस पर टू डिलीवर द गुड्स। दिस इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अदील प्रॉमिसेस। अब आ जाते हैं आगे प्रीविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक टर्म्स है आपकी, इसका मतलब होता है रिलेशनशिप सब्सिडाइजिंग बिटवीन द पार्टीज, जो कि पार्टीज के दरमियान में उसको सबसिस्टेंट तौर पर आपको कर रहा हो। Who have entered into the contractual obligations, जो कॉन्ट्रैक्चुअल से वर्ड निकला, कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्चुअल तौर पर बाइंडिंग होती है, जो कि लॉज एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। Therefore only parties to the contract, वही पार्टी सू कर सकती हैं और मे भी सूट करवाई जा सकती होंगी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। However there are few exceptions not examinable, तो आपके सिलेबस का वो कह देगा पार्ट नहीं है टू दिस रूल। When a stranger to a contract, non-party to the contract may sue for the enforcement of the legal rights an obligation arising under the contract। एक एक्सचेंज भी आपका कर सकता है, खैर ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम डिस्कस यहाँ पर करते भी नहीं है। तो ये सारी उसको एग्जांपल कोडिंग एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। जी, यहाँ तक स्टूडेंट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। आगे हम अदरवाइज हम मूव करते हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन और अपडेट क्या होते हैं। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं। जी स्टूडेंट, सबको क्लियर है? किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम। असबा मैं उन पेमेंट्स की बात कर रहा था, वो स्टेशनरी वाली जो हॉल वगैरह की याद होती है। मतलब कि आपने तो पेमेंट प्रोसीड कर दी ना? अच्छा चल, किसी का ना नंबर मेरे पास भी वैसे शेयर कर दे, मीनवाइल ना आप ना टच कर सकें तो मैं भी टच करता रहूंगा। कोई सप्लायर वगैरह का ना मसला वगैरह बाद में ना हो जाता है, ये खैर मीनवाइल ना लाजमी ना पता कर लें तो मुझे बता दिया करेंगे। चल 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 ठीक है। चलें हम नेक्स्ट वन चैप्टर की तरफ मूव करते हैं कि लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन।
कुछ हम इसमें सर्कमस्टांसेस होंगे वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, वेयर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज पार्टली अनलॉफुल, कि किसी में कुछ हाफ हो चुका होगा, किसी में फुल है, और एग्रीमेंट्स अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। पहले तो हम पढ़ेंगे सर्कमस्टांसेस वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल कैसे हो सकते हैं। डेफिनेशन में कहते हैं यार लॉ ने मना कर दिया, फॉरबिडन बाय द लॉ। इट इज ऑफ सच अ नेचर, इस तरह की नेचर क्योंकि इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ये हमने कल भी हमने पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड चैप्टर में, कि इस तरह की परमिट हो के लेकिन डिफीट कर रहा हो प्रोविजन ऑफ द लॉ को, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना डिफीट, वो शिकस्त का मादा जिसे हम कहते हैं ना, वो कर रहा हो नेचर के, या उसको फ्रॉडलेंट ही हो कि आप दिखाओ कुछ और दो कुछ और। इट इन्वॉल्व या इंजरी हो टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी हो लेकिन दे आप रहे हो, और कोर्ट ने उसको क्या कर दिया हो, इमोरल डिक्लेयर कर दिया हो, या पोस्ट द पब्लिक पॉलिसी के पब्लिक में ये नाकाबिले कबूल है, तो वो क्या होगा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। जी इज आपको क्लियर है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में? बारिया, फवाद, ठीक है जी। निदा आपको क्लियर है? ओके गुड। हम अब पढ़ते हैं कि फॉरबिडन बाय लॉ का में उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। कहता है इफ द लॉ ऑफ द स्टेट प्रोहिबिट और ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट देन सच एग्रीमेंट्स आर वाइड। लॉ ने मना कर दिया कि यार ये नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो एग्रीमेंट होगा, वाइड होगा। इन शॉर्ट वाइड अब इनिशियो होगा। स्टूडेंट यहाँ पर हम 1 मिनट का पास लेते हैं, 2 मिनट का अजान हो जाए, देन विल बी राइट।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीमेंट्स तो वैसे भी वाइड होते हैं, इनफोर्सेबल नहीं होते या कनेक्शन क्या हो। अच्छा अपनी साहब पूछ रहे हो कि एग्रीमेंट तो वैसे भी किसने कहा एग्रीमेंट तो वाइड ही होते हैं, आप कह रहे हैं कि एग्रीमेंट तो वैसे भी वाइड नहीं होते, जब तक एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा तो वो इन्फोर्सेबल कैसे होगा। अगर एग्रीमेंट में देखें ना कंसीडरेशन भी तो होनी चाहिए ना, सारी जो एग्रीमेंट की भी तो एसेंशियल्स हमने पढ़ी हैं। एग्रीमेंट वाइड होगा तो वो तो इन्फोर्सेबल हो ही नहीं सकता। एक होता है वाइड अब इनिशियो कि शुरू से ही गलत हो, तो वो एग्रीमेंट तक हम कह सकते हैं, और क्या कहेंगे हम। तो वो एग्रीमेंट शुरू से वाइड नहीं होता, हर एग्रीमेंट वाइड नहीं होता, उसमें अगर कंडीशन उसकी फुलफिल है तो वो वैलिड होता है, और वैलिड एग्रीमेंट ही आपको इन्फोर्सेबल बनता है ना, वाइड एग्रीमेंट तो इन्फोर्सेबल थोड़ी होता है। इन्फोर्सेबल नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, लेकिन इन्फोर्सेबल से पहले वैलिड एग्रीमेंट जरूर हुई है अपने आपके पास। जब फॉरबिडन बाय लॉ के हमने कहा था कि द इफेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट्स आर द फॉलोइंग, क्या हो सकते हैं फॉरबिडन बाय लॉ के, द कोलैटरल ट्रांजिशन टू सच एन एग्रीमेंट आल्सो बिकम टेंटेड एंड हेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स। इन शॉर्ट वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने बात की कि जब फॉरबिडन बाय लॉ है कोलैटरल में चीजें आपकी क्या होंगी, फवाद कोशिश किया करें यार बच्चों, आप लोग जो है ना वॉइस नोट में पूछा करें, इसीलिए आपको अनम्यूट की होती है या रेज हैंड कर दिया करें, ताकि आपको यह है कि अनम्यूट करके ऑन द स्पॉट टाइम आपके साथ वॉइस पे पूछे जाए इसकी चीजें। नहीं देखें, ऑफर भी वैलिड होनी चाहिए, हर स्टेज पे वैलिड और वाइड की हम बात करते हैं फवाद। अगर वैलिड ऑफर होगी तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस की तरफ जाएगा, और दोनों वैलिड होंगी तो वो प्रॉमिस बनेगा, और वैलिड प्रॉमिस बनेगा तो आपका एग्रीमेंट बनेगा वैलिड। ऑफर भी तो वैलिड होनी चाहिए ना आपकी, अगर वाइड होगा तो एग्रीमेंट ही नहीं होगा ऑब्वियसली। अगर वाइड होगा शुरू से वो एग्रीमेंट तो बनेगा, लेकिन वो वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा। एग्रीमेंट की भी तो एसेंशियल्स होती है ना हर स्टेज पर, कि यार ऑफर तो सही किया, प्रॉमिस भी सही बन गया, लेकिन एग्रीमेंट के लिए जो ठीक है वो आपके लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। ऑफर तो सही किया आपने, अगले बंदे की एक्सेप्टेंस किया, लेकिन उसके दोनों के दिमाग में जो कंसिडरेशन है वो आपकी क्या है, वो वाइड है आपकी, देन आपका क्या होगा, वाइड होगा आपके पास। सब फॉरबिडन बाय लॉ के इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि यार वो आपका क्या होगा, हेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स, ये इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ ने मना कर दिया, और लॉ की कौन सी शिक में जाके फिर आप इन्फोर्सेबल करेंगे। इसी तरह के नो एक्शन, इसके अगेंस्ट में आप जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा तो इसके अगेंस्ट में आप सूट भी फाइल नहीं कर सकते, केस भी फाइल नहीं कर सकते। रिकवरी ऑफ मनी पेड एंड पेड प्रॉपर्टी ट्रांसफर अंडर सच एन एग्रीमेंट एंड फॉर द ब्रीच ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, इन शॉर्ट उसके अगेंस्ट में आप कोई एक्शन क्लेम नहीं कर सकते। एक हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि आबिद, साजिद एंड अमजद एग्रीड टू divide the cash obtained by the tax refund on the basis of fake documents, fake documents की बेस पर वो टैक्स रिफंड उन्होंने हासिल कर लिया और वो डिवाइड करेंगे। held the object was unlawful, obviously agreement is void है हमारे पास। they also agreed to invest the amount in the business of Abid for mutual benefits for a year. After a year, when Sajid and Amjad demanded their share, Abid refused to pay. Abid ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। Held the collateral transition to invest was also void. They could not sue for the recovery of the breach. दोनों चीजें होंगी। देखें पहले तो एक कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट ही गलत था, तो उस केस में आप क्या है, आप उसको कैन नॉट बी इन्फोर्स, और जब आप इन्फोर्स नहीं कर सकते तो उसकी केस में आप सो भी फाइल नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन अदर एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सेबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर दिस। ऑब्वियसली आप सिर्फ बात करें कि कंफ्यूजन ना ज्यादा क्रिएट करें अपना अनीस, अपने दिमाग में सिंपल एक याद रखें कि ये चीजें होंगी, वैलिड एग्रीमेंट के लिए जो एसेंशियल्स हैं वो होंगी तो आपका वैलिड एग्रीमेंट बनेगा, अदरवाइज वो वाइड होगा। फॉरबिडन बाय लॉ हमने पहले पढ़ा था कि यार ऑब्जेक्ट उसका लॉफुल होना चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अगर फॉरबिडन बाय लॉ है तो वो वाइड एग्रीमेंट है,
वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ तो उसको छोड़ ही दें ना, इन्फोर्सेबल ही नहीं होगा वो शुरू में। इन्फोर्सेबल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि वो वाइड है। अब वो कर रहा हो कि किसी लॉ की प्रोविजन को डिफीट कर रहा हो। इफ द ऑब्जेक्ट आर द ऑन द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इन सच, इस नेचर के हो कि परमिटेड, इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एन लॉ, कहीं ना कि वो फिर प्रोविजन ऑफ द लॉ को डिफीट कर रहा हो। जिस तरह हम एक एग्जांपल हम कोट करें कि लॉ ने, फॉर एग्जांपल इसके साथ रिलेट ना कीजिएगा, एग्जांपल हम कोट करते हैं कि यार जिस तरह हम इस्लाम कहते हैं कि हम शादी की अगर हम बात करते हैं कि यार अहले किताब होना जरूरी होता है, एक कम्प्लीमेंट्री है, एक लॉजिक है हमारे पास ना कि यार अहले किताब से शादी हमारा जायज है, लेकिन एक प्रोविजन ऑफ द लॉ है, कहीं पर कुछ सोसाइटी है कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं करती है कि यार शुड बी मुस्लिम, मस्ट बी मुस्लिम होना चाहिए। इस तरह है कि परमिट तो है लेकिन वो डिफीट कर रहा हो कि प्रोविजन ऑफ द लॉ को, तो वो वहां पर ये परमिट नहीं होता कि यार आप लॉ से ऊपर तो नहीं जा सकते, लॉ ने कह दिया तो वही कहती है। कहते हैं कादिर फेल्स टू पे द लोन और हिज हाउस इज ऑक्शन फॉर द रिकवरी के लिए उसको नीलामी में दे दिया, ऑक्शन कर दिया। अकॉर्डिंग टू द लॉ द डिफॉल्टर जो कादिर है इज प्रोहिबिटेड टू बिड, सो ही अपॉइंट्स एन एजेंट टू बिड फॉर हिम एंड लेटर ट्रांसफर द हाउस। The agreement is void at the transaction. In fact, दर हकीकत क्या है, is a purchase by the defaulter, वो defaulter ने purchase किया करता है and would so defeat the objection of the law. उसने एक ऑब्जेक्ट लॉ के ऑब्जेक्ट को क्या किया, वो डिफीट किया हुआ है। नेक्स्ट वन है फ्रॉडुलेंट, इन शॉर्ट नाम से जाहिर है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो कि यार वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अ फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट इज वाइड होगा ऑब्वियसली। कहता आबिद साजिद एंड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन अमंग देम ऑफ द गेन्स एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड, उन्होंने कोई हासिल किया, एक्वायर किया फ्रॉड के थ्रू, तो एग्रीमेंट इज वाइड, इट इज द ऑब्जेक्ट क्या है वो अनलॉफुल है। आजम बीइंग एजेंट फॉर अ लैंडेड प्रॉपर्टी, landed proprietor agrees for the money without the knowledge of the principal to obtain for Babar a lease of land belonging to his principal. The agreement is void as it implies a fraud of concealment. Concealment कहते हैं धोखे के साथ, ये दिखाया कुछ और जाए किया कुछ और जाए, छुपाने को हम कहते हैं conceal करना, by Azam on his principal. इस तरह हमने बात की थी इन्वॉल्व इंप्लाइज, उसकी वजह से कोई इंजरी इन्वॉल्व हो, द ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट विल बी अनलॉफुल इफ इट इंटेंड्स टू इंजर अ पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर प्रॉपर्टी कैन आइदर बी मूवेबल और इमूवेबल। आबिद प्रॉमिस, जैसे एग्जांपल है कि आबिद प्रॉमिस करता है टू पे 100,000 टू साजिद ऑन एग्रीइंग टू पब्लिश अ डिफेमेटरी आर्टिकल, डिफेमेटरी आर्टिकल अगेंस्ट अरसलान, एक बदनामी वाला उसने चला दिया कि इट वाज हेल्ड दैट साजिद वुड not recover the amount because the agreement was void, so it involves the injury to the person. इस तरह एक कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी की जो सोसाइटी से वो खिलाफ है, कि where the object or constitution of an agreement is such like that the court regards it as immoral or opposed to the public policy, then the agreement क्या होगा वो void होगा। एग्जांपल हम कोर्ट लेते हैं कि मैरिड वुमेन was given money to obtain divorce, किसी को पैसे देते हैं कि यार तलाक लेने के लिए, डिवोर्स लेने के लिए from her husband, and the marry the lender later the woman refused to take divorce, the agreement is void through the taking such divorce may not be punishable under the law। कि लॉ ने कह दिया कि उसके यहाँ इमोरल, मतलब कि यार लॉ ने उसको इमोरल कहते हैं कि यार ये गैर अखलाकी है या अपोजिट पब्लिक पॉलिसी है, तो वो भी क्या होंगे आपके वाइड। अब हम बात करते हैं कि वेयर और ऑब्जेक्ट, जहां तक किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क। सबको क्लियर है? अच्छा जी, गुड। स्पेशली मैं उन लड़कों में, वैसे तो तकरीबन मैं सबसे ही पूछता हूँ, कोशिश करें स्पेशली दोस्त गाइस जो कि इंटर बैकग्राउंड से है, जिन्होंने लॉ ने कभी टच भी नहीं किया हुआ,
वो ज़्यादा तवज्जो से मेरा लेक्चर ज़्यादा सुना तो सारे वैसे करें तवज्जो के साथ। उनके लिए स्पेशली टर्मिनोलॉजीज़ कुछ यूज़ वगैरह ऐसी होती हैं कि जो समझ में ना आती हो, तो प्लीज़ पूछ लिया करें, रुका मत करें। जैसे अनीस है ये बार-बार क्वेश्चन करते रहते हैं, तो ये है कि क्लैरिटी जब तक ना मुझे बेशक ना आगे जाने दें, ये आपका राइट है। अब आगे हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज पार्टली अनलॉफुल। स्टूडेंट यहाँ पर हम ना नमाज की ब्रेक करते हैं, क्योंकि एक टॉपिक ये शुरू कर लिया तो फिर कंटिन्यूस हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर हम विल बी राइट बैक आफ्टर 5 मिनट्स। हम एग्जैक्ट 5:20 पर आई विल बी देयर इंशाल्लाह।
जी स्टूडेंट्स, सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? किसी को कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? अच्छा जी, चलें ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ना था वेयर ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन इज पार्टली अनलॉफुल, कि यार पूरा ना हो, पार्टली हो, कि जिसमें अब ये है कि नॉन सेपरेबल ऑफ प्रोमिसेस। ये हम कुछ एलैबोरेट कर लेते हैं कि यार सेपरेबल प्रोमिसेस का यहाँ पर क्या मतलब है कि सेपरेट ना हो सके, कि व्हेन एन एग्रीमेंट कंटेन्स टू थिंग्स, एक लीगल हो एज वेल एज इलीगल भी हो, लेकिन हम इस तरह के सेपरेबल ना कर सकें तो वो क्या होगा, पार्टली अनलॉफुल होता है, लेकिन वो ओवरऑल क्या होगा, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल पार्ट, द होल एग्रीमेंट इज इलीगल एंड वाइड कहलाएगा। लाइक जैसे कि आजम प्रोमिसेस टू सुपरिटेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ, इसके बल क्या कॉमन एग्जांपल, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमें शुगर केन होता है, उसकी हमें जो शुगर वगैरह हम बनाते हैं, तो शुगर इंडस्ट्री जो उसका मोलासिस जो निकलता है वो एक्चुअली यूज होता है बियर बनाने में, वाइन बनाने में। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो क्या है, फॉरबिडन बाय द लॉ है, हम नहीं उसकी ट्रेड कर सकते, तो उसकी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाहर तो लॉफुल है, जाहिर बात है। तो ये हमारे पास सेपरेबल हो सकती हैं, तो क्या होगा अगर मिक्स करके कोई बंदा बेच रहा है, कि फिर एक क्या होगा, जो पार्ट जो लॉफुल है वो एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा, दूसरे वाला वाइड हो जाएगा। लेकिन जहां पर ये सेपरेबल ना हो, सेपरेट हम ना कर सकें, तो वहां पर क्या होगा, तो ओवरऑल जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। लाइक आजम प्रोमिसेस टू सुपरिटेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ बाबर अ लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो and an illegal traffic in other articles. Babar promises to pay to Azam a salary of 30,000 a month. The whole agreement is unlawful and void because it cannot be ascertained as to what was due on amount of legal manufacture, कि legal manufacturing करने के लिए क्या amount ड्यू थी, और illegal trafficking जो उसके लिए क्या थी, अलग अलग आप नहीं कर सकते। उसने ओवरऑल 30,000 दिए थे, तो ओवरऑल क्या है आपका, वाइड है आपका। और सेपरेबल प्रॉमिस इन शॉर्ट, जहां पर सेपरेबल होगा, जो लीगल पार्ट है वो आपका वैलिड होगा, जो इलीगल है वो आपका वैलिड नहीं होगा, सिंपल इज दैट। इसमें भी हम पढ़ लेते हैं कि आजम एंड बाबर एग्री दैट आजम शैल सेल द बाबर अ हाउस ऑफ 10 million, बट दैट इफ बाबर यूजेस इट एज अ गैम्बलिंग हाउस, गैम्बल के लिए, गैम्बल किसको कहते हैं, कि वहां पर इन शॉर्ट चोरा चौकारी, गैम्बलिंग कहते हैं यार, हम कहते हैं ना कि जुए का अड्डा जिसको हम कह लेते हैं, उसका हम बना लें, तो क्या होगा, ही शेल पे, अगर वो उसको बनाने दे, इजाजत दे दे, तो उसको 50 million देगा फॉर इट। द फर्स्ट सेट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, पहली बात तो क्या है कि सेट ऑफ ने के रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, नेमली टू सेल द हाउस एंड टू पे, आगे से उसने ऑफर कर दिया 10 million इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकंड सेट is for an unlawful object, namely that Babar may use the house for gambling के लिए, and it is a void agreement. इसकी किसी किस्म को कोई कंफ्यूजिंग हो तो बताएं मुझे, किसी को भी, सबको क्लियर है? चलिए, अल्टरनेटिव प्रॉमिस बीइंग इलीगल, कहता है इन द केस ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज इलीगल एंड द अदर इज इलीगल, एक लीगल है और दूसरी इलीगल है, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी इन्फोर्स्ड, ऑब्वियसली लीगल होगी, उसी के अगेंस्ट में ही हम इन्फोर्सेबल कर सकते हैं। कि अकरम एंड वसीम एग्री दैट अकरम शैल पे वसीम 1000 फॉर विच वसीम शैल आफ्टरवर्ड्स डिलीवर टू अकरम आइदर राइस और स्मगल्ड किए हुए ओपियम, दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर द राइस, वाइड कौन सा होगा, जो ओपियम कर रहा है हमारे पास, स्मगल की हुई, स्मगलिंग की हुई, तो ब्रांचेस होंगी हमारे पास। इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग और कंसिडरेशन जहां पर पार्टली अनलॉफुल होती है, इन शॉर्ट जहां पर हम सेपरेबल नहीं कर सकते, ओवरऑल एग्रीमेंट इज वाइड,
जहाँ पर हम सेपरेबल कर सकते हैं, वो जो लॉफुल सेक्शन होगा वो एग्रीमेंट बन जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट बनेगा, दूसरे वाला नहीं बनेगा। और जहाँ पर हमने कहा कि अल्टरनेटिव प्रॉमिस बीइंग इलीगल, तो वहां पर भी आपको समझ क्या होगा, वो वाइड एग्रीमेंट के हिस्से में जाएगा। इस तरह एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी की हम बात करते हैं। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल इफ द कोर्ट रिगार्ड्स, अगर कोर्ट उसको अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी रिगार्ड करते हैं। द फॉलोइंग आर द एग्रीमेंट, एग्जांपल उसने की हुई है कि फॉर एग्जांपल ट्रेडेड विद द एनिमी, अपने दुश्मनों के साथ हम एनिमी क्या कर रहे हैं, अपने दुश्मनों के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। लॉ ने कह दिया नहीं, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है, तो हमने ट्रेड उसके साथ नहीं कर सकते। A person cannot enter an agreement with an alien enemy during the period of war. For example, जंग के दरमियान में इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है और जो है ना उसके दरमियान में हमने ट्रेड भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सस्पेंड हो जाती हैं चीजें जितने अरसे तक, जब तक लॉ नहीं कहता, कानून नहीं कहता या उसको लॉ नहीं देती गवर्नमेंट। दिस इज बिकॉज द फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस रुक जाती है आपकी, इन्वॉल्व द कमर्शियल इंटरेक्शन विद द एनिमी एंड द कंटिन्यूड एक्जिस्टिंग ऑफ द एग्रीमेंट वुड confer upon the enemy an immediate or the future benefit. Contracts entered before the declaration of the war are either suspended, लेकिन पहले से जो वॉर से पहले आपके चल रहे हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं और टर्मिनेट भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर। ऑब्वियसली इसके केस में कुछ नुकसान भी होता है, कुछ बेनिफिट भी होता है आपका। फिर इमरान एग्रीज टू बाय गुड्स फ्रॉम द Narendra and citizen of the country of the war of with Pakistan, the agreement is void. इसी तरह है शिफ्टिंग प्रोसिक्यूशन, कहते हैं क्रिमिनल शुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड होते हैं, हेंस एन एग्रीमेंट फॉर शिफ्टिंग प्रोसिक्यूशन इज इलीगल। शिफ्टिंग किया जाए तो वो क्या है कि इलीगल है। इट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट होता है इसमें, दैट इफ अ पर्सन हैज कमिटेड क्राइम ही मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश, उसको किया जाए, स्टिफलिंग ना किया जाए, शिफ्टिंग में सॉरी गलत वर्ड बोल रहा था, स्टिफलिंग ना किया जाए। एग्जाम्पल हम कोर्ट कर लेते हैं कि अंजुम हु नोज दैट कंवर हैज स्टोलन गुड्स अमाउंटिंग टू 500 lakh receives 1 lakh फ्रॉम कंवर इन कंसिडरेशन ऑफ नॉट एक्सपोजिंग देम, कि उसको बताना मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। दिस एग्रीमेंट इज लीगल बीइंग अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। किसी को इस चीज के बारे में कोई कंफ्यूजिंग हो? मैं वही बता रहा था, स्टिफलिंग का मीन होता है किसी को प्रेशर में दबाना, किसी को यार दबने, मैं उससे दब गया हूँ, मतलब कि प्रेशराइज करना कि यार नहीं नहीं 1 लाख रुपए बस पकड़ हाथ में मुट्ठी में बंद करो, उसको आगे बताना नहीं है आपने, मतलब कि अपोज करना, उसको पुश करना कि नहीं यार आपने करना है, मजबूर करना, स्टिफलिंग करना। आगे सेल ऑफ द पब्लिक ऑफिसेस, गवर्नमेंट की ऑफिस को इन शॉर्ट आपने सेल किया। द एग्रीमेंट ऑफ द सेल ऑफ द पब्लिक ऑफिसेस आर इलीगल और सच एग्रीमेंट इट इन्फोर्स्ड वुड लेड टू द इनएफिशिएंसी एंड करप्शन ऑन द पब्लिक लाइफ। करप्शन पे डिपेंड कर होता है, और सॉरी करप्शन में डिपेंड क्या कर होता है, करप्शन की ज़िम्मेदारी में ये आती है। सिमिलरली एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पब्लिक सर्वेंट टू इंड्यूस हिम, मतलब कि उसको हाथ में देते हुए इंड्यूस करना हिम टू एक्ट करप्टली, कि यार आप करप्टली जो है ना एक्ट करो और रिटायर हो जाओ, या 10 मेक वे ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोमिसार आर वाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं यार बस पैसे पकड़िए, मेरा काम पहले से करवा, अपोज द पब्लिक पॉलिसी हो जो फिर। इस तरह मेयर प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर फकीर एन एम्प्लॉयमेंट, के यार इसको पब्लिक सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट दे दो, और फकीर प्रॉमिस करता है कि 1000 टू ये देगा, द एग्रीमेंट इज वाइड। ऑब्वियसली इस कंसीडरेशन जो है वो क्या है, अनलॉफुल है आपकी। इस तरह रिस्ट्रेंट ऑफ द पेरेंटल राइट्स, एक पेरेंट्स को जो राइट होता है उससे हमें रोकना किसी को। बच्चों के बारे में कहता है एन एग्रीमेंट विच प्रिवेंट्स अ पेरेंट, एक रोकती है पेरेंट को टू एक्सरसाइज हिज राइट्स ऑफ गार्डियनशिप, अपनी सरपरस्ती से, तो वो क्या वाइड है। ऑब्वियसली पेरेंट्स सरपरस्त होते हैं उसके, और किसी को उसको कहना नहीं आप सरपरस्त नहीं हो, मैं इनका सरपरस्त हूँ, तो ये गलत है। फादर इज एंटाइटल्ड बाय द लॉ टू द कस्टडी ऑफ हिज चाइल्ड, लॉ ने उसको कह दिया ही कैन नॉट एंटर एन एग्रीमेंट which is inconsistent with the duties arising out of the such custody, जो कि उसकी ड्यूटीज जो कि इस कस्टडी के साथ अलग से हट से हैं, उसको वो नहीं कर सकता। Restraint of parents are in short Asif entitled into an agreement with his in-laws to never meet the children, अपने बच्चों से ना मिलो, if he pay, अगर वो 5 मिलियन वो दे दे तो एग्रीमेंट इन शॉर्ट वो वाइड होगा।
देखें ये छोटी मोटी ना, ये वो बड़े कॉमन हमारे यहाँ ना आजकल बड़ा चला हुआ है कि रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटलाइज, माँ बाप के खिलाफ बच्चों का ना मिलने देना, छोटे बच्चे जैसे होते हैं डिवोर्स वगैरह हो जाती हैं, वट इस तरह के जो भी केसेस होते हैं, उसके केस में ये थोड़ा सा नॉलेज बेस है। आप कह सकते हैं कि यार मुझे पता है कि रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटलाइज कोई भी आपको नहीं कर सकता इनकार, के पेरेंटल के गार्डियनशिप से इनकार नहीं कर सकता एक्सरसाइज करने से। ये आप सिर्फ पढ़ते हैं, कॉमन लाइफ से एग्जाम्पल भी कोट किया करें, कोशिश किया करें। आपको रूल का पता लग गया, आप फौरन सेक्शन खोल के दोगे, देखें याद नहीं कर सकते, फिर कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं, सिचुएशन कुछ चीजें मेरी भी करती रहती हैं। अब आगे है रिस्ट्रेंट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी, ये अपनी जो आपकी अपनी रजामंदी होती है, an agreement which unduly restrict the personal liberty of a person is void as law generally allows, law आपको अलाउ करता है कि यार आप का राइट है, इन शॉर्ट में कहते हैं एट द एज ऑफ मेजॉरिटी पहुंच जाए तो आपका राइट बनता है कि यार इस चीज में ये फ्रीडम ली टू एंटर ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट, आप कर सकते हो तो प्लीज, तो कोई बंदा आपकी लिबर्टी को छीन नहीं सकता, रिस्ट्रेंट नहीं कर सकता, रोक नहीं कर सकता, तो एग्रीमेंट भी क्या होगा, वाइड होगा। एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्रीज द एम्प्लॉय कैन नॉट एंटर इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 years, अगले 5 सालों में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, whether personal or professional in nature. The agreement is void as is unduly restrict the personal liberty of a person. इसी तरह एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली, मोनोपोली क्रिएट करना भी एक एग्रीमेंट के क्या है, खिलाफ है। मोनोपोली हम कैसे कहते हैं कि यार वन मैन शो, मैं अकेला हूँ मार्केट में, लाइक हम कहते हैं कि यार पूरे मार्केट में ना मोनोपोली इस बंदे ने फैली हुई कि इसके पास जो चीज है वो कहीं पर भी मार्केट में चीज नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज करता है, इसको हम मोनोपोली कहते हैं। मोनो मतलब वन, पॉली मतलब कि यार इंसानों की एक बन जाती है। ये इकोनॉमिस्ट जिन्होंने पढ़ी होंगी उनको थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस मिल गई होगी, उनको अच्छा पता होगा मोनोपोली के अबाउट, मोनोपोली टॉपली वगैरह कुछ टर्म्स होती हैं। एन एग्रीमेंट टू क्रिएट द मोनोपोली इज वाइड एज दिस विल इम्पेयर कंज्यूमर सॉवरेंटी, कि यार वो सॉवरेंटी जो कंज्यूमर की हुक्मरानी होती है उसको क्या करता है, वो इम्पेयर कर रहा होता है, और रिजल्ट इन हाई प्राइसेस वो कोट करता है फॉर द लो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज जो उसके पास है वही कहीं है नहीं, ओवरऑल मार्केट सिचुएशन को देखते हुए अपनी प्राइस वो कोट कर देता है और उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। जी हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, कहते हैं एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रॉमिसेस फॉर द रिवॉर्ड टू procure marriage for another is void because it is a post public person। मेरा ख्याल से ये तो सबको समझ में आई हो। कहते हैं आसिफ ऑफर करता है बासिक टू पे हिम के 1 million इफ ही प्रोक्योर्स अ वुमेन, एक वुमेन को ले टू मैरी हिज ब्रदर को। ये बहुत सारे हमारे यहाँ अगर नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जाए पठानों में, मैं कहीं स्पेसिफाई नहीं करूंगा किसी चीज को, लेकिन हम बड़े हमने सुने हैं कि वहां से कुछ लोग इसी तरह ही करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे पर्सन भी होते हैं। तो एग्रीमेंट क्या है, ये आपका वाइड है कि यार वहां से औरतों को, लेडीज को आप खरीद कर ले आते हैं और यहाँ पर आके अब शादी कर लेते हैं। तो लॉ ने वैसे इस तरह मना किया हुआ है, लेकिन आप शादी कर ले तो दैट विल बी फाइन, नो इशू। लेकिन जो एक्चुअली तो लॉ ने कहा कि 1 million उसके अगेंस्ट में आपने देना है, तो वो आपका गलत है एग्रीमेंट, उसके अगेंस्ट में आप सू नहीं कर सकते। ये नीचे सारी ऊपर वाली ही बातें की हैं कि लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में जो अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। जहां तक किसी स्टूडेंट को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज ये है कि हम कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, सबको क्लियर है? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है? अच्छा जी, अच्छा सबको क्लियर है। जी मोहम्मद आरिफ, कोई बोलता तो नहीं है, पता नहीं अब या तो इनके ऊपर से बातें गुजर रही हैं, मेरा नहीं ख्याल।
अभी क्वेश्चन किसी से पूछ लिया जाए तो उन्होंने देख कर ही बताना है। सबको, किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑलरेडी थोड़ा सा डिफाइन हम कर चुके हैं कि यार इन शॉर्ट कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं ना कि यार पर्सन ना कॉम्पिटेंट होना चाहिए, डॉक्टर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इस काबिल होना चाहिए। ये ना हो कि भाई वो एमबीबीएस करे और क्लिनिक खोल के बैठ जाए, ऑब्वियसली उसकी स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए, तभी वो कॉम्पिटेंट बनता है, कॉम्पिटेंसी उसकी होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर हम बात करें कि यार कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए भी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लाइक माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ना हो, साउंड माइंड होना चाहिए, अक्ल और शोर वाला होना चाहिए। और डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, लॉ ने उसको डिस्क्वालिफाइड ना किया गया हो, ये भाई ये पर्सन तो किसी फॉर्म में एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता, गिल्टी पर्सन है, ये तो दिवालिया पर्सन है, इंसॉल्वेंट है। अब हम बात करते हैं कि यार इसका मतलब क्या होता है कि हु आर कॉम्पिटेंट द कॉन्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट, जो ये तीनों ना हो वो कॉम्पिटेंट द कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वो इनकॉम्पिटेंट द कॉन्ट्रैक्ट है। नीचे भी बात वही करेंगे कि यार हु इज एट द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, और वो अगर कोई साउंड माइंड है और डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ ना चाहिए, वो तो कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। इनकॉम्पिटेंट, इन शॉर्ट माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, लाइक एलियन, एनिमीज, फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स, कन्विक्ट्स पर्सन, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कहते हैं दिवालिया को, तो ये इनकॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट है कि इसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वो वाइड होगा, वाइड अब इनिशियो होगा, और उसकी केस में हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते, और उसकी केस में हम सू भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि एग्रीमेंट विद द माइनर, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी ऑब्वियसली। इन पाकिस्तान माइनर इज अ पर्सन हु इज नॉट एट द एज ऑफ मेजॉरिटी, उसका माइनर कहते हैं। तो क्या है, 21 years वेयर अ गार्डियन ऑफ अ माइनर पर्सन और प्रॉपर्टी इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एज द गार्डियन और वार्ड एक्ट 1890, उसके मुताबिक क्या 21 years है, जहां पर गार्डियन ऑफ माइनर को प्रॉपर्टी इज ओबटेन्ड। और अदरवाइज दूसरे केसेस में हम 18 साल की अमन से, अगर प्रॉपर्टी वाला के केस में 21 years है और दूसरे केस में 18 साल का होना कम्प्लीमेंट्री है, मेजर कहलाता है। वाइड एग्रीमेंट इसका क्या होगा, माइनर के साथ क्या होगा, वाइड अब इनिशियो। वाइड अब इनिशियो का मतलब होता है जो शुरू से ही सिरे से ही गलत हो, सिरे से ही वाइड हो, उसको हम कहते हैं कि यार वाइड अब इनिशियो का वर्ड हम इस्तेमाल। तो माइनर के साथ, इनके साथ जो भी एग्रीमेंट होगा इसी कम एज में, तो क्या होगा, वाइड एग्रीमेंट होगा। इस तरह का रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई। कहते वेयर एन इन्फेंट, इन्फेंट कहते हैं, आप समझ लो कि दीवाने को भाई बस अपने होशावास में ना हो, उसको हम ये कहते हैं ना कि इन्फेनेट पर्सन है या इन्फेंसी है। इसने पहले वर्ड जो सुना हुआ है, एक और भी हम वर्ड को कहते हैं इन्फेंट कहते हैं। हम कहते हैं ना कि नौज़ायदा बच्चा जिसको हम छोटा सा, वो शीर खोर बड़ा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं। या माइनर रिप्रेजेंट फ्रॉडुलेंटली और अदरवाइज दैट ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। फ्रॉडुलेंटली कहे कि भाई मैं एज ऑफ मेजॉरिटी में पहुंच गया हूँ, एंड इंड्यूस करें अनदर कोर्ट कि यार मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, इवन देन ही विल नॉट लाइबल, फिर भी वो लाइबल नहीं होगा। लाइक मोमिन माइनर, मोमिन जो है एक माइनर है, फ्रॉडुलेंटली शोज करता है कि अपने आप को मैं एज ऑफ मेजॉरिटी में पहुंच गया हूँ और कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ नूर के साथ तो सेल हिज हाउस। मोमिन refuses to perform the contract on the ground that he is minor, नूर कैन नॉट सू। क्यों, उसने लॉ ने कह दिया इवन देन फिर भी वो सू नहीं कर सकता। इन शॉर्ट उसको चाहिए था भाई उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर उसने वेरिफिकेशन नहीं, सिंपल कहेगा भाई आप पागल थे जो मेरी बात मान ली आपने, साउंड माइंड था ना, उसको चेक करनी चाहिए थी चीज। फिर हमने कहा रेटिफिकेशन नॉट अलाउड। रेटिफिकेशन क्या है, रेटिफिकेशन इज अप्रूविंग कर रहा होता है और एक्सेप्टिंग सेल्फ समथिंग व्हिच हैज हैपेंड ऑलरेडी, जो पहले से हुई है उसको अप्रूवल में करना। इट इज नेसेसरी दैट द माइनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, इसके लिए क्या है कि माइनर क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर एन एग्रीमेंट विद द माइनर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट भी, उसको रेटिफाई नहीं किया जैसे सब्सिक्वेंटली आफ्टर द एज ऑफ मेजॉरिटी।
इन शॉर्ट सी बात एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मारिया आ माइनर थी, बोरोड सम मनी एंड रॉट अ प्रो नोट, एक प्रो नोट लिख दिया फॉर इट, इसके लिए। ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी मारिया रोट अ सेकंड प्रो नोट टू सेटल द फर्स्ट नोट। इट वाज हेल्ड दैट द सेकंड प्रो नोट इज आल्सो वाइड बिकॉज एट द एज ऑफ मेजॉरिटी तो पहुंचा नहीं था, तो उसको रेटिफाई भी नहीं कर सकते, रेटिफिकेशन की उसको इजाजत नहीं है। इसको किसी किस्म की किसी कंफ्यूजिंग हो रेटिफिकेशन के अबाउट तो मुझे बताएं। सबको क्लियर है? इन शॉर्ट रेटिफिकेशन होती है तो सीख करना, मतलब कि जो पहले से चीज हुई है उसको मैं प्रूफ कर रहा हूं कि ठीक है। अच्छा जी, सबको क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर और एडल्ट जॉइंटली। इफ अ माइनर इंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट जॉइंटली किसी के साथ, किसी मेजर के साथ, देन सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द मेजर पर्सन के अगेंस्ट में आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन माइनर के साथ केस आप नहीं कर सकते। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट बाय द माइनर एडल्ट, कहते हैं एक बंदा जो 26 साल का है, दूसरा 16 साल का है, तो अगर आपने खुद 23 वगैरह किया है तो 26 साल के अगेंस्ट वाले के अगेंस्ट में आप कर सकते हो, 16 साल के केस में आप नहीं कर सकते। और माइनर में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। जो फर्म होती है माइनर, एक राइट होता है जो उससे बेनिफिट आए, वो माइनर का राइट है, वो अवेल कर सकता है कि माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तमाम पार्टनर की रजामंदी के साथ वो पार्टनरशिप में ऐड हो सकता है, एंड ही कैन नॉट बी अ पार्टनर अंटिल एज ऑफ मेजॉरिटी, लेकिन वो पार्टनर नहीं बन सकता। किस पर्सन के लिए? सिर्फ बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप के लिए माइनर। लाइक कहता है कि सलमा, काशिफ एंड अनम आर द पार्टनर्स इन अ फर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कैपिटल फ्रॉम द मारिया। अब माइनर कैपिटल कहते हैं सरमाया को, कि फ्रॉम मारिया से a minor they make a contract with Talal, who is the guardian of Maria. Maria can be admitted to the benefits of the firm, वो हो सकती है। Minor as an agent, कि minor can be agent but cannot be principal, वो agent हो सकता है लेकिन principal नहीं बन सकता। agent कहते हैं ना किसी का authorized representative। कहता however if anyone acts on behalf of the minor principal, he will be personally liable। फिर भी लाइबल कौन होगा? पर्सनल ही, प्रिंसिपल ही होगा। ऑब्वियसली प्रिंसिपल का ही एजेंट होगा। इन शॉर्ट आप समझ लो प्रिंसिपल एक गार्डियन है और एजेंट जो है वो चाइल्ड है, तो ऑब्वियसली चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, गार्डियन ही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज एजेंट तो एट द एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंचा ही नहीं है, लेकिन वो एजेंट बन सकता है। Azam appoints a Mohsin a minor as his agent to sell his house. Mohsin makes an agreement with the Bhavar. The agreement is valid. And minor insolvency की हम बात करते हैं कि minor cannot be declared insolvent. Minor insolvent declare नहीं हो सकता, दिवालिया कहते हैं insolvent को, कहते हैं बुक्का नंगा जिसको हम कह देते हैं, because he is incompetent to the contract, क्योंकि वो competent to the contract है ही नहीं। इस तरह minor can be beneficiary बन सकता है, मतलब कि benefit लेने वाला। A minor can file a suit but cannot be sued, कहते हैं वो फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है लेकिन कैन नॉट बी सूड। लाइक आजम कहता है असलम अ माइनर डिलीवर्ड सम गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट टू द परवीन, परवीन refused to make the payment. The court held that minor could recover the price. Agreement on behalf of the minor, agreement on behalf of the minor by parents या guardian, माइनर के बिहाफ पर, माइनर के बिहाफ पर उसके पेरेंट्स या गार्डियन एग्रीमेंट करें। इफ द पेरेंट ऑफ अ माइनर इंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर, माइनर के बिहाफ पर, बीइंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी, अपनी जो भी उसकी अथॉरिटी है पेरेंट की, उसकी अथॉरिटी में रहते हुए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, माइनर की बेनिफिट, माइनर के फायदे के लिए, then such agreement can be enforced by or against the minor, हम उसको इन्फोर्सेबल कर सकते हैं।
The Rizwan is a guardian of the Momin, a minor. Rizwan entered into the contract with Babar to sell the Momin's property on his behalf to provide the education. कि यार उसको property sell करता है क्योंकि उसको education देनी है. Minor का benefit है तो he can suitable. A minor and necessaries in short, minor है जिसकी जो जरूरियात हैं, a person जो supply किया necessaries to the minor, वो इंटाइटलमेंट है कि उसको रिवर्स भी करे. अपनी जेब से तो कर रहा है वो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में से या उसके सेल में जिस तरह भी है वो माइनर की उसमें से वो रिवर्स कर सकता है. उसका राइट है इंटाइटल फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द सच माइनर. Such claim is against the property of the minor and not against the minor personally. Habib supplied necessary of life to Arslan. A minor Habib can recover the value from Arslan's property. Arslan के सरमाए में से वो रिकवर कर सकता है. Agreement by the person of unsound mind. वो क्या होंगे? In short, a person is said to be sound mind for the purpose of making a contract. Making a contract बनाने के लिए sound mind कब कहलाएगा? जब at the time when he makes it, जब वो बना रहा है, जब बनाएगा तब, if at the time when he makes, तो unsound mind होना चाहिए. He is capable होना चाहिए to understand the terms of the contract, कि contract की जो terms and conditions उसको समझ सके, और to form a rational judgment as to effects upon the interest. इंटरेस्ट की बात, उसके rational judgmental approach भी ठीक होनी चाहिए, rational decision making करें इंसाफ की बुनियाद पर. Thus, if a person is not capable of both, he is said to have suffered from the unsoundness of the mind. वो फिर वो क्या करेगा? suffer करेगा unsound. एग्जाम्पल उसने कोड कर दिया कि स्पेसिफिक पर्सन या इडियट है. इडियट कहते हैं बेवकूफ को. परमानेंसी बड़ा लड़कियों का बड़ा तकिया कलाम होता है इडियट. इडियट, ये इडियट वैसे लाओगे वर्ड है कि परमानेंट इंसैनिटी. परमानेंट वो पागल हो गया है विद नो इंटरवल ऑफ सेंसिंग. इस तरह नीचे के लॉन्टिक आपका आ जाता है. इसी तरह आपका ड्रंकर कहते हैं ना कि बस नशे में धुत तो बंदा घूम रहा हो. पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. एग्रीमेंट की पोजीशन क्या होगी अनसाउंड माइंड के साथ? इन शॉर्ट वो क्या होगा? इज वाइड होगा. स्पेसिफिकली विद द पर्सन वाइड होगा. लॉन्टिक इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट while he is unsound mind, an agreement during this period. जितने अरसे में वो लॉन्टिक रहा है, लॉन्टिक कहते हैं आप वो भी आवारा पागल जिसमें हम कहते हैं कि यार ये बंदा लॉन्टिक है, ये है वो है. लॉन्टिक आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं आप उसको उर्दू में ना, पागल के लिए एक बड़ा टिपिकल वर्ड. ये इन शॉर्ट ये भी वैसे पागल को ही कहते हैं हम, क्या कॉन्ट्रैक्ट में जितने अरसे में वो पागल रहा है वो वाइड होगा, उससे अलावा जो है वो फिर वैलिड होगा. अगर पागल होने से पहले उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वैलिड होगा. उसके बाद वो पागल हो गया तो जितने ड्यूरेशन में वो पागल रहा है उस केस में वो नहीं कर सकता, उसके बाद वो उसकी केस में उसको कर सकता है. इफ अ लॉन्टिक इंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल ही इज अ साउंड माइंड, एग्रीमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज वैलिड. ये जो मैंने अभी बात किया आपको. अ पर्सन डिलीशियस और डिलेरियस फ्रॉम फीवर और अ ड्रंकर पर्सन कैन नॉट एंटर द कॉन्ट्रैक्ट. इन शॉर्ट होशो आवाज की जरूरत होती है कि अगर वो अपने होश में नहीं है, जितने अरसा वो होश में नहीं है, जितने ड्यूरेशन के लिए होश में नहीं है, वो इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो रैशनल जजमेंट वो पे नहीं कर सकता, तो वो वाइड होगा. इसी तरह पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए इन्फोर्स कर सकता है. लाइक अभी ऊपर अभी हमने बात की कि माइनर कैन सू बट कैन नॉट बी सूड. इसी तरह पर्सन हु सप्लाइड जो नेसेसरी कर रहा है, उसको सप्लाई कर रहा है नेसेसरी ऑफ द लाइफ के ओवर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड at or his dependent is entitled to reimburse from the property of for such person of unsound mind की प्रॉपर्टी में से वो reimburse कर सकता है, वापस ले सकता है. such claim is against the property of the person of unsound mind and not against the person personally. इस तरह person who is usually unsound mind है but occasionally कभी वो unsound mind हो जाता है और कभी वो sound mind हो जाता है. इसकी कोई मुझे फिल्मी कोई एग्जांपल बंदा दे सकता है? देखते हैं आप लोगों का माइंड कहाँ तक काम करता है. खैर आपको देनी चाहिए और दे भी सकते हैं कि यार कभी वो अनसाउंड हो जाता है, कभी वो साउंड हो जाता है. कोई पर्सन यहाँ पर, एनी वन पर्सन इज ओवर हियर, खुला चैलेंज है. कोई पर्सन मुझे बताएं कि इसकी टिपिकल एग्जांपल, बड़ी लाइफ में जीतती जाती एग्जांपल बड़ी मशहूर हुई थी वो मूवी भी. कोई पर्सन मुझे बताए यहाँ पर कि कभी वो अनसाउंड माइंड हो जाए और कभी वो साउंड माइंड हो जाए. वाह जी वाह, गजनी सहमनी साहब, आप तो बहुत ज्यादा तेज है.
मतलब कि सबसे पहले आपके दिमाग में आता है हाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। इसमें ये होता है कि फिर क्या होगा, जितने ड्यूरेशन के लिए वो साउंड माइंड होता होगा उसमें वो इन्फोर्सेबल है, जिसमें नहीं होता को वो उसका एग्रीमेंट जो होगा अनसाउंड माइंड होगा। अब ये आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है लॉ में, कोर्ट में कैसे आप प्रूव कर देंगे यार इस ड्यूरेशन में मैं साउंड माइंड था, इस ड्यूरेशन में नहीं था। A person who is actually sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is unsound mind. इसी तरह person who usually unsound mind but occasionally of sound mind, ये दोनों आपस में ऐसे प्रूव करें। नीचे एग्जांपल उसी की बर्डन ऑफ प्रूफ की बात है कि सिंपल इज दैट आपको प्रूफ करना पड़ता है पड़ेगा कि भाई ये पागल था, फिल्मों में जैसे हम दिखाते हैं, और उसी में प्रूफ करना पड़ता है, किसी में प्रूफ करना पड़ता है भाई मैं अपने होशो आवाज में था। कभी आपको प्रूफ करना कि भाई मैं तो अनसाउंड माइंड था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो पागल हो चुका हूँ, तो वो कोर्ट क्या करते हैं भाई जाओ अपने बंद कर ले जाओ। तो ये आपको बर्डन ऑफ प्रूफ करना पड़ेगा, वो केस टू केस वेरी करेगा। इफ अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड देन बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा कि ही वाज अनसाउंड माइंड। जाहिर बात है वो यही प्रूफ करेगा ना, अगर उसके अगेंस्ट में केस ज्यादा है भाई मैं तो अनसाउंड माइंड था एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, लाइज ये झूठ बोलता है ऑन द पर्सन हु क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इफ अ पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड देन बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा कि वो मैं साउंड माइंड था एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, लाइज झूठ बोलता है ऑन द पर्सन हु वांट्स टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट की उसको इन्फोर्स करने के लिए। सिंपल इज दैट। एग्रीमेंट विद द पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इन शॉर्ट अगर हम टिपिकल एग्जांपल लें, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ऑडिट्स होते हैं, अच्छा अनीस अनीस सचे अपनी ना कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाओ, कॉम्पिटिशन टू द कॉन्ट्रैक्ट नो रही कितना गया है, नीचे तो सारी एग्जांपल्स ही दी हुई हैं, हम इस चैप्टर को बस एंड कर लेते हैं। अच्छा आप लोगों की किसी को क्लास तो नहीं है नेक्स्ट ऑन इस लेक्चर के बाद, किसी पर्सन की कोई क्लास हो, एडमिन क्या नाम है, 5 मिनट्स मोर अब हम अवेल कर सकते हैं, इसके बाद 6 बजे एक्चुअली क्लास एंड हो जानी है, तो हम 6:05 तक अगर टाइमिंग अवेल हो सके। ओके थैंक यू। नेक्स्ट हमारे चैप्टर इंशाल्लाह एंड हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 वीक के बाद हमें मिलना होता है, और वैसे भी छोटी छोटी चीजें टिपिकली नाम से ही चीजें जाहिर हो जाती हैं। बस यही सुनना था मुझे। ओके सर, चलो दैट्स गुड। एग्रीमेंट विद पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। अच्छा निदा आपकी क्लास है क्या? चले हम 5 मिनट वैसे पहले उससे पहले हम कवर कर लेंगे। हम जिस तरह कल मैंने थोड़ी सी टिपिकल एग्जांपल को मैंने कर दी इस एंड पे, लेकिन इसमें कि एलियन एनिमीज के साथ हैं कि लॉ ने हमें याद बता दिया कि उसके साथ हमने ट्रेड नहीं करना इन शॉर्ट। फिर हमने कहा कि हु इज द सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री है कि बाहर वाले के साथ तो ट्रेड है, और एलियन एनिमी है हमारे पास, दुश्मन इन शॉर्ट पर्सन ने कह दिया उसके साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो लॉ ने कह दिया तो ऑब्वियसली वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉर की कंडीशन में जितनी अर्से तक वॉर रहेगी या जितनी अर्से तक गवर्नमेंट ने उसको डिस्क्वालीफाई किया है उस तरह से हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वो वाइड होगा। इसी तरह फॉरेन सॉवरन एंड एम्बेसडर्स हैं, बाहर के जो सॉवरन हैं और एम्बेसडर्स हैं सियाहत वाले हैं, such persons have immunity unless they choose to submit themselves to their section of our codes. They have a right to enter into a contract but can claim the privileges of not being sued. वो देखे ना बाहर से हम आके वो केस कर लेते हैं लेकिन सू नहीं कर सकते, वो अपनी कंट्री के थ्रू वो सू करवाते हैं। एग्जांपल हम करेंगे कि यार एमिली एक डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेट है, गोट एंड हाउस रेंट फ्रॉम द मोमिन ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री, अपने कंट्री के बिहाफ पर टू विच शी बिलोंग, जिससे वो बिलोंग करती है। मोमिन sued for the recovery of the areas of the rent. It was held that no action can be brought against them. अपनी कंट्री के बिहाफ पे ये ठीक है, कंट्री टू कंट्री फिर लड़ना चाहिए, तो ये forbidden by the law या disqualified by the law। इस तरह convict है, convict while under imprisonment, जब भी तक वो कैदी है, convicted है, उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और जब वो कंफर्म हो गया तब तो वैसे ही नहीं कर सकता। convicted person is incapable of contracted but this disability comes to end जब वो जेल से बाहर आ जाएगा। इन शॉर्ट इंसॉल्वेंट कहते हैं दिवालिया को,
यार किसी ने किसी से कर्जा लिया और आगे से वो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया भाई ये तो है ही दिवाली, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तो वो जितने अरसे वो दिवालिया है उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसके बाद वो कर सकता है बेशक। इंटर्न कहते हैं ना कि पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट कैन नॉट एंटर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एट हिज प्रॉपर्टी इज डील्ड विद द अनऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर। इसी तरह आगे हम बात करते हैं कुछ कंपनीज की। कहता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये जब हम कंपनी लॉ में जाएंगे तब हम थोड़ा सा रिगार्डिंग कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जिस तरह एक नॉर्मल रूल एंड नेगोशिएशन पे हम करते हैं उन्हीं के साथ करते हैं। कहते हैं कंपनी ने एक एससीसीपी ने क्या हो गया, वो डिक्लेयर कर दिया कि कंपनी ब्लैक लिस्ट है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट into a by a company by a valid only if within the power granted it to the by the memorandum of association। in short एक मेमोरेंडम होते हैं जिसके थ्रू वो कंपनी रोटेट होती है। मतलब कि इन शॉर्ट समझ लें कि उनका कंपनी का जो फर्स्ट चार्टर होता है जिस पर उसके रूल और रेगुलेशंस लिखे जाते हैं वो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि कैसे कैसे कंपनी डील करेगी दूसरों के साथ, कितने शेयर्स पे होंगे, कितने मार्केट में शेयर्स हैं, सारी चीजें। तो उसके मुताबिक जो उसके मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको अलाउ किया हुआ है उसके अंदर अंदर रहते हुए वैलिडिटी के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर उसके मेमोरेंडम उसको ऑथराइज नहीं किया, वो उसके अपने चार्टर ने उसके अपने रूल एंड रेगुलेशन को अलाउ नहीं किया वो, तो एग्रीमेंट वो क्या होगा, वाइड होगा। नीचे स्टूडेंट्स ये सारी आपकी एग्जांपल दोबारा रिपीट होंगे। एग्रीमेंट विद द माइनर, एग्रीमेंट विद द डिस्क्वालिफाइड बाय द पर्सन। जी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इसकी भी असाइनमेंट्स में है कि इंशाल्लाह हमने कल सेकंड चैप्टर का हमने कवर किया और आज थर्ड चैप्टर हमने काफी हद तक कवर कर लिया है। तो इसके असाइनमेंट्स जो है वो आपको मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कोई और एक तो यही है हमारे पास तीनों चीजें, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज की हमने बात की, और कल कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टाइप्स वगैरह हमने पढ़ी। तो दोनों की मैं जो असाइनमेंट्स जो आप लोगों ने करनी है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। कोशिश कीजिएगा, लास्ट टाइम थोड़ा सा मैंने गाइड कर दिया, प्रेजेंटेशन टाइप हो, नोट्स टाइप आपने बना दी कि यार नजर डालें और फौरन आपको पता लग जाए। लिखें, बार बार लिखें, याद करके लिखें, लेकिन जो नोट्स आप बनाएं वो इस तरह बनाएं कि 1 पेज इंफॉर्मेशन हो, कि यार 1 पेज फौरन आपको गो थ्रू के सारा कुछ आपको जो है ना क्लैरिटी मिल जाए। डिटो नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी के पास अगर फैसिलिटी नहीं है लैपटॉप वगैरह की, वर्ड वगैरह की, इस तरह की चीजें, वो बेशक बाई हैंड भी करना, लेकिन बनाए बड़े खूबसूरती के साथ। और फर्दर मैं कहूंगा कि अगर आपने मुझे शेयर भी करनी हो तो कोशिश करें वैसे ईमेल के वाया शेयर करें। ईमेल के वाया शेयर करेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी पढ़ने में भी, और स्नैपशॉट अगर शेयर करें तो ब्लर ना हो, बिल्कुल क्लैरिटी हो, ताकि उसमें यह कि आप लोगों को रिमार्क्स भी दे सकें। बाकी स्टूडेंट यहाँ तक किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग हो तो मुझे बताएं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, टर्म्स वाला चीजें, हेडिंग आपको याद होती है, खुद ब खुद याद रहने लग जाती है। जी स्टूडेंट सबको क्लियर है? कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे बताएं। चले निदा आप कह रही थी कि 5 मिनट्स ना लीजिएगा, चले हम नहीं लेते हैं। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं जरूर कहूंगा कि हर ये दोनों चैप्टर के एंड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लाजमी किया करें। एग्जाम्पल आप लोगों ने सारी जरूर पढ़नी है, मैं अगर किसी एक तरफ स्किप कर देता हूँ, इन शॉर्ट मैं इंटेंशनली स्किप करता हूँ। अगर कोई ज्यादा थ्योरेटिकल उसकी मजीद मैं 2-3 एग्जाम्पल भी कर लेता हूँ, आपको अपनी भी एग्जाम्पल मैं कोट कर देता हूँ, लेकिन यू हैव टू रीड आउट ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड। चलें स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। हम लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं थर्सडे को सेम टाइमिंग पे। चलें ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ओके, अल्लाह हाफिज।